तो आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे कि इंटीग्रल्स को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो है एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिटर्न पे एरिया या वॉल्यूम यहाँ तक हम सीमित रहेंगे। हम बात केवल एरिया की करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है ना कि अगर हमारे पास रेक्टेंगल हो, है ना, और इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका हमारा लेंथ होता है और ब्रेथ होता है ना, और हम क्या कर देते हैं एल इंटू बी। बट अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो फिगर लाइक दिस, मान लो कुछ ऐसा फिगर है ना, और इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया होगा ये वाला, है ना, तो हमें मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रल की मदद से हम इस तरीके के जो रीजन होता है उसका भी एरिया कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो जरा देखने। हम करेंगे क्या कि इस इंटीग्रल को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेंगे। ये जो पार्ट होगा इसको मान लो हमने इतना सा एक टुकड़ा कर दिया। अब इतना टुकड़ा कर दिया तो ये जो लेंथ होगी ये हमारे पास एक रेक्टेंगल के तरीके से नजर आएगा, है ना, एक स्टेप नजर आएगी जो कि स्टेप रेक्टेंगुलर होगी, है ना। और रेक्टेंगुलर होगी तो अगर हमने कहा कि ये एरिया तुम्हारे पास, हमने कहा ये लेंथ जो है वो बी है ना, और ये वाली जो लेंथ है इसको हमने मान लो हमने ए कह दिया तो ए इंटू बी। अब एरिया इस स्टेप्स की आ गई। इसी तरीके से हम छोटी छोटी स्टेप्स बना दें, है ना, और उन सारी छोटी छोटी स्टेप्स का हम सम अप कर दें तो वी विल एबल टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस रीजन, है ना। तो हम यही कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे टू बी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब वी आर सम अप दिस सच टाइप ऑफ स्टेप्स, है ना। तो कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा। तो हमारे पास हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एरिया बाउंडेड बाई सिंपल कर्व या अंडर सिंपल कर्व, तो पहला आता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। मान लो सपोज दैट वी हैव अ कर्व होगा तो उसके अलॉन्ग एक फंक्शन होगा, है ना भाई, ग्राफ होगा या फंक्शन होगा तो उसी कवर्ड एक्स और वाई रिलेशन। तो हमने कहा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन कर्व है, तो हमने कुछ इस तरीके से सपोज दैट वी हैव लाइक दिस, ये मान लो ऐसे है, ठीक। अब हमको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। कहाँ से कहाँ तक का, ये से बी तक का एरिया कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा बहुत सिंपल बन गया है ना, थोड़ा सा और टेढ़ा बनाते हैं इसको। मान लो कुछ इस तरीके का है, ठीक। अब इस पोर्शन का एरिया डायरेक्टली हम कोई फार्मूला, तो रेगुलर फिगर तो है नहीं, रेगुलर हमारा रीजन है नहीं, तो इसका हम इरेगुलर है, मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा कुछ इस तरीके से। तो हम इसको डायरेक्टली जो रेक्टेंगल या अदर जो फिगर्स का फार्मूला होता है उसको लगा के इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक। तो हम करेंगे क्या, आई हैव रीजन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी ये वाला एरिया हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, वी नो दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर अगर हमने एक छोटी सी स्ट्रिप मान ले, सपोज दैट वी हैव अ स्ट्रिप, यानी कहीं जी मतलब एक स्ट्रिप वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर जब छोटी स्ट्रिप होगी तो ये लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर फिगर नजर आएगा ना। और ये वाली क्योंकि x के अलॉन्ग हमारे पास डिस्टेंस है तो इसको हमने क्या माना, दिस इज योर dx, मतलब बहुत छोटी लेंथ है इसलिए इसको क्या माना, dx। और इसके अलॉन्ग हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, y फंक्शन की वैल्यू, मतलब y इज इक्वल टू b। मान लो कि हमारे पास ये लेंथ कितनी थी, b थी। अब हम चलना हमें इस कर्व के अलॉन्ग है तो वेरी क्या करेगा, y वेरी करेगा, x तो इधर चल रहे हैं, है ना, तो x तो हमारे पास मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, बट वेरी क्या कर रहा है, y व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो अगर इस छोटे से स्ट्रिप के अगर एरिया की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो y है और इसकी जो डिस्टेंस है वो dx है, तो y इंटू dx। और हमें करना क्या है, इन सारी स्ट्रिप्स जो इस बनेगी y के अलॉन्ग, y आता जाएगा, इस स्ट्रिप के लिए y कुछ और होगा, इस स्ट्रिप के लिए y कुछ और होगा, है ना। तो y वेरिएबल के तरीके से यूज कर लो और ये डिस्टेंस, ये सारी स्ट्रिप्स का सम और इनका सम अप करना है, इन सब सारी एरिया को ऐड करना है। एंड दिस एरिया जो सम अप एरिया है इसको इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू y इंटू dx, ठीक। और यहाँ पर अब a को जहाँ से जहाँ तक का भी एरिया कैलकुलेट करना हो, a टू b हम लगा देंगे,
समझे? रीजन कहाँ से कहाँ तक का कर ए टू बी। तो ये जो एरिया निकलेगा ये एरिया क्या होगा, बाउंडेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान देना ये एक्स एक्सिस था, है ना, एक्स एक्सिस के साथ ये जो कर्व था, कर्व का एक्स एक्सिस के साथ जो बाउंडेड एरिया है वो हमारे पास कैलकुलेट हो गया बाय दिस फार्मूला। ठीक, समझ गए हो? इसी तरीके से अगर मान लो तुमको ऐसे निकाल, मान लो कोई कर्व हमारे ऐसा है, कुछ ऐसा है, और आपके पास दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक C है और यहाँ पर एक D है, और आपको y एक्सिस के से बाउंडेड एरिया निकालना, मतलब ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, समझना बात को। ठीक, वहाँ क्या था कि हम x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर हमें कर्व का y एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रिप ऐसी बनाओगे, वहाँ पर स्ट्रिप क्या था, पैरेलल टू y एक्सिस थी, और यहाँ पर स्ट्रिप क्या बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पर ये x जो है हमारे पास वेरी करेगा, है ना, और इसके अलॉन्ग हमारे पास हम इसको ले लेंगे, दिस इज योर डी वाई। क्लियर? तो इस केस में जो एरिया का हम फार्मूला लिखेंगे, ये C टू D मूव करेंगे किसको, y को, और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू टी वाई। ठीक है, यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक, y को मल्टीप्लाई y द फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर x को लिखेंगे इन द फंक्शन ऑफ y, x y का फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज द फंक्शन ऑफ y द फंक्शन ऑफ x। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, अब ये तो बात हो गई सिंपल सी कि कोई कर्व है सिंपल सा, उसका x एक्सिस साथ हमारे पास एरिया निकल आया। ठीक, हम जब भी इस तरीके से इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली वो एरिया हमने पढ़ा था ना, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हमने एरिया फंक्शन पढ़ा था, है ना। तो एरिया फंक्शन क्या कहता है कि हम जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होते हैं किसी फंक्शन का, तो वो एक्चुअली एरिया निकालता है उस कर्व का, उस फंक्शन का विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एरिया कैलकुलेट है ये निकल आया। अब हम दूसरे फिगर की तरफ बढ़ते हैं। सपोज दैट हम कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आ गई, है ना। अगर तुम्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ निकालना होगा तो कहाँ से कहाँ तक का निकालना है ना, और ये फार्मूला लगाएंगे। y की जगह हम फंक्शन की वैल्यू भी रख सकते हैं, दिस इज a टू b और ये fx dx। क्लियर? अब x में फंक्शन हो गया ना, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू अप्लाई द लिमिट। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, तो दिस इज योर g ऑफ y, जो हमने माना था ना x इक्वल्स टू जी वाई, दिस इज c टू d एंड दिस इज योर dy। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड देन अप्लाई द लिमिट, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस कर्व विद द x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, है ना, और यहाँ पर किसके साथ, x एक्सिस के साथ। ठीक, अब हम मान लो इसको मिटा दें। अब सपोज दैट तुमने माना कि हमारे पास कुछ ऐसा है, वी हैव सम टू कर्व्स। हमने माना कि दो कर्व्स है हमारे पास, मान लो कि ये कर्व है हमारे पास ऐसा, नहीं इसको ऐसे, हाँ ये मान लिया ऐसा है, एक कर्व से ऐसा, मान लो इस कुछ इस तरीके से। ठीक, समझना बात को, कर्व हमारे पास इस तरीके से है। अब हमें जो है ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। एक कर्व हमारे पास, इसको हमने कहा दिस इज योर y1 और दिस इज योर y2, है ना। ये कुछ फंक्शन रहा होगा, दिस इज योर f1x एंड दिस इज इक्वल्स टू f2x। समझना बात को। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो हम या तो हम y के रिस्पेक्ट में एरिया कैलकुलेट कर लें, स्ट्रिप को मान ले, या x के लॉन्ग मान ले। तो ये इनके एंड पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ये हमें पता है कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से वहाँ तक का एरिया कैलकुलेट। अब ध्यान दो, ये कर्व है y1, है कि नहीं। y1 के द्वारा अगर हम ये निकाल लें a टू b y1 ऑफ dx, तो ये कौन सा एरिया निकलेगा।
ये पूरा और सब कुछ भूल जाओ, ये पूरा एरिया निकलेगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक का निकलेगा नहीं निकलेगा? भाई हमें तो यही पता है ना कि कोई भी कर्व होगा उसका पॉजिटिव एक्स का जो बाउंड्स होगा वो एरिया कैलकुलेट होता है बाय द इंटीग्रल। तो हमने जो फर्स्ट कर्व लिखा y1 उसके द्वारा जो एरिया कैलकुलेट होगा वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का ये पूरा एरिया कैलकुलेट होगा, पूरा ये भी आएगा साथ में, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, दूसरा हम निकालते हैं a to b, जो दूसरा कर्व था हमारे पास y2, ये क्या एरिया देगा? y2 ये है तुम्हारे पास, ये वाला कर्व है ना, ये वाला कर्व है, तो इसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा, ये वाला आएगा नहीं आएगा? मतलब y2 के द्वारा जो हमारे पास बाउंडेड कर्व ये होगा ना, ये वाला एरिया इसके नीचे का विद द एक्स एक्सिस है ना, तो ये y2 के द्वारा आया है और ये पूरा किसके द्वारा आया है? y1 के द्वारा। हमको केवल इतना चाहिए, हमें इतने से नहीं मतलब, हमें इस वाले एरिया से कोई लेना देना, हमें इसे नहीं कैलकुलेट करना है ना, हमें तो ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे ही तो निकलेगा। तो ये हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे, माइनस लगा देंगे, है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जो तुम्हें चाहिए। ये वाला एरिया अगर हमने कहा ए है तो ए एरिया इज व्हाट? एरिया बाय द दिस कर्व माइनस एरिया बाय दिस y2 कर्व, है ना। तो हम जब बाउंडेड दो फंक्शंस होंगे, दो बाउंडेड होंगे, उनका अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे? जिसमें से बड़ा एरिया होगा उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमें फिर देखना होगा कि कौन सा कर्व ज़्यादा एरिया बना रहा है, कौन सा कर्व छोटा। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास कभी हम इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं और उस इंटीग्रल का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, सपोज दैट कि कोई इंटीग्रल कैलकुलेट, कोई कर्व दिया हुआ है और हमने फिगर आउट नहीं किया और हम डायरेक्टली वी आर गोइंग टू प्रूव, हम डायरेक्टली उसको करने शुरू कर दिए, है ना, और हमारे पास एरिया जो है वो निगेटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है। बहुत सारे कर्व होंगे, तो जैसे हमारे पास साइन का है, अगर हम साइन की बात करें, साइन का कर्व क्या होता है? ऐसा होता है, ये होता है तुम्हारे पास 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 2π, है ना। तो पाई से 2π के बीच में अगर साइन को निकालोगे तो ये वाला एरिया निकलेगा और उसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो क्योंकि एरिया है, हमें अगर उसे एडअप करना है तो हमें उसे मॉडुलस ले लेंगे, है ना, वी विल टेक दैट मॉडुलस ऑफ द फंक्शन। क्लियर? तो जिस एरिया में हमें ये पता चल रहा है कि वो नीचे तरफ आ रहा होगा कर्व, तो उसमें मॉड लगा देंगे ताकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए। क्लियर? अदरवाइज वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। क्लियर? मिटा दें। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, अब देखेंगे कैसे करेंगे हम लोग।